नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश की सबसे दमदार बहस का। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को भले ही केंद्र सरकार लगातार अनदेखा कर रही हो, लेकिन बीजेपी के पदाधिकारी इसको हल्के में नहीं ले रहे। संगठन के धुरंधरों ने किसान आंदोलन के राजनीतिक असर को भांपने के लिए रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के दिग्गज यूपी चुनाव को लेकर किसान आंदोलन की वजह से जरा सा भी जोखिम नहीं लेना चाहते, लिहाजा यूपी में किसान आंदोलन के लिए काउंटर नीति बनकर तैयार हो गई है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर कवायद तेज कर दी है। यूं तो यूपी में जातियां अहम फैक्टर रहती हैं, लेकिन इस बार एक और मुद्दा यूपी की सियासत से जुड़ गया है। गाजीपुर बॉर्डर समेत कई सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन इस बार यूपी चुनाव के मुख्य मुद्दों में शामिल हो गया है और इसको लेकर अब बीजेपी भी गंभीर हो गई है। किसान आंदोलन के असर को परखने और उसको न्यूट्रल करने को लेकर बीजेपी के धुरंधरों ने किसानों के द्वार जाने का फैसला किया है। अपनी इस रणनीति में बीजेपी 16 अगस्त से 25 अगस्त तक गांव-गांव जाकर किसानों के साथ खाट और चबूतरों पर बैठक चौपाल लगाएगी और किसानों की समस्याएं सुनकर उन्हें योगी सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनका समाधान निकल सके और 2022 में उनकी नैया पार हो सके। दूसरी तरफ सत्ता के प्रमुख दावेदारों में से एक समाजवादी पार्टी भी अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगी है। यूं तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम यादव समीकरणों वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बार करीब 30 सालों के बाद पार्टी ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू की है और अपनी पार्टी के ब्राह्मण चेहरों को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता ब्राह्मण असर वाले शहरों में जाकर उनको अपने पाले में लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब राजनीतिक पार्टियों के ये प्रयास कितने सफल हो पाएंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इन चौपालों और सम्मेलनों में यूपी की सियासत में रोमांच पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अलका सिंह न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। अलका, जिस तरीके से अब यूपी का चुनाव आ रहा है, जातिगत समीकरण हावी होने लगे हैं और अब तमाम मुद्दों को छोड़कर अब जातिगत तुष्टीकरण और इससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो होने लगी हैं। आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसका सबसे पहला विषय ही जातिगत है, या यूं कहें कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जातिगत वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं और ख़ासकर ओबीसी को लेकर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 40% के आसपास ओबीसी जातियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं और इनकी बहुत अहम भूमिका रहती है चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। आपको एक बात बता दें कि 2017 और 2019 में बीजेपी के सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि जो ओबीसी जातियां थी उन्होंने बीजेपी को अपना वोट दिया और यही वजह थी कि सत्ता में बहुमत के साथ बीजेपी सामने आई सबके। और यही वजह है कि लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश की जाती है और इसी क्रम में बीजेपी ने ओबीसी बिल संशोधन पास किया है, जिसके तहत अब ओबीसी जातियों की जो अधिसूची जो है वो राज्य सरकार तय करेगी और विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के अभी आगामी आने वाले हैं इसको लेकर ये बिल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कि अभी तक केंद्र सरकार जो है वो इसको अनदेखा कर रही थी, इसको गंभीरता से नहीं ले रही थी। आप देख रहे हैं 12 दौर की बातचीत हुए, लंबा वक्त हो गया, अभी तक दोबारा उनसे बातचीत नहीं शुरू हो पाई, लेकिन जो संगठन है वो कम से कम इसको सीरियस लेता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के मद्देनजर अब किसान चौपालें लगाई जा रही हैं। किस नजर से देखते हैं आप इसको?
बिल्कुल पवन, जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और खासकर किसान नेता राकेश टिकैत का जो हमला है वो बार बार बीजेपी के ऊपर होता है, या यूं कहे बीजेपी सरकार के ऊपर होता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि अब वो लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे और उनके इस बयान के बाद बीजेपी भी चौकन्नी हो गई है। और इसी के मद्देनज़र बीजेपी की तरफ से 16 अगस्त से 22 अगस्त तक लगातार किसानों से संवाद चलेगा। और खास बात यह है कि ये किसान संवाद जो है वो 104 विधानसभाओं में चलाया जाएगा, खासकर उन विधानसभाओं में जहां पर गन्ना किसान ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और किसानों को लिभाने के लिए बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों के हित में योजनाएं लाई गई, वो सारी योजनाएं किसानों को बताई जाएंगी और ये बताया जाएगा कि जो नया कृषि कानून जो लाया गया है उससे किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत पर भी बीजेपी निशाना साधेगी, क्योंकि पहले भी उनका राजनीतिक पार्टियों से उनका संबंध रहा है। आरएलडी की तरफ से 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हें हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के प्रति नकारात्मक भाव जो उत्पन्न हुआ है किसानों के बीच, उन्हें किसान संवाद के जरिए बांटने की कोशिश की जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी है वो भी अपनी कवायदें जारी रखे हुए है और वो अब जातियों की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें अब ब्राह्मण जातियों को करीब 30 साल के बाद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए हैं। जी बिल्कुल पवन, एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण जाति का यूपी के चुनाव में बहुत असर रहता है। जब मायावती की सरकार आई थी तभी ब्राह्मणों का काफ़ी योगदान था। एक तरीके से बता दें कि 18% सामान्य वर्ग की जातियां आती जो हैं चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, उनमें से 10 से 12% के बीच ब्राह्मण होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ग जिस भी पार्टी की तरफ झुकाव रखता है उसकी सरकार बननी तय होती है। और यही वजह है कि सपा की तरफ से लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण कैंडिडेटों को वोट टिकट देगी। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो भगवान परशुराम, हालांकि भगवान की अभी तक तो कोई जाति होती नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको ब्राह्मण जाति से जोड़कर एक नई चाल चल दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो यूपी के सभी जिलों में करीब 108 फीट की प्रतिमा लगवाएंगे भगवान परशुराम जी की। तो अब ये इस प्रैक्टिस को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ब्राह्मण अपने सिर्फ एक भगवान को जाति से जोड़कर मानकर सपा के पाले में चले जाएंगे? बिल्कुल पवन, आप ठीक कह रहे हैं कि लगातार सपा जो है ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। हर ज़िले में परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाने की बात कर रही है। आपको एक बात बता दें कि खास बात यह है कि जो वर्तमान सरकार है योगी जी की, उन पर लगातार ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या नई नवेली आम आदमी पार्टी हो या सपा हो, इनकी तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि जो सत्ता की बीजेपी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने के लिए लगातार भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की बात जो है वो सपा की तरफ से की जा रही है, या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सपा जो है वो ब्राह्मणों की हिमायती है, वो उनके भगवान परशुराम को ज़्यादा महत्व देती है, भगवान श्री राम से ज़्यादा। ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के लिए भगवान परशुराम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये माना जाता है कि भगवान परशुराम जो थे वो ब्राह्मण जाति से आते थे। यही वजह है कि लगातार भगवान परशुराम को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बातें कही जाती हैं कि वो कभी भी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश नहीं करती, लेकिन सपा की तरफ से ये बार बार जताने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मणों की हिमायती सिर्फ और सिर्फ सपा है। लेकिन अलका, जिस तरीके से अगर योगी सरकार की बात करें तो करीब 8 मंत्री जो हैं वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। अभी जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें भी एक ब्राह्मण फेस रखा गया। दूसरी तरफ बीजेपी जो है लगातार उसकी तरफ से वो कह रही है कि हमने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। ये जो रस्साकसी चल रही है ब्राह्मणों को और तमाम जातियों को अपने अपने पाले में लाने की, क्या ये जातिगत कटुता भी नहीं लाएगी समाज में? बिल्कुल पवन, जिस तरीके से लगातार जातिगत बातें की जाती हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो,
चुनाव जो है वो प्रदेश की भलाई के लिए या यूं कहे प्रदेश के विकास के लिए होता है। उसमें जनता शामिल होती है, जनता के मुद्दे शामिल होते हैं। लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण हावी है या यूं कहे कि जातिगत मुद्दा हावी है। एक तरफ ओबीसी को लुभाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। बार बार कांग्रेस की तरफ से मुस्लिमों का मुद्दा भी उठाया जाता रहा है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बिना जातिगत समीकरण के आकलन करना एक तरह से नाइंसाफी होगी, क्योंकि इन अलग अलग जातियों का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अलग अलग महत्व है या यूं कहे अलग अलग पार्टियों के लिए ये जातियां काफी मायने रखती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अलका इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसान चौपालें और जातिगत सम्मेलन जो हैं वो यूपी की राजनीति को नई दिशा देने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इन किसान चौपालों के जरिए किसान आंदोलन के असर को कम करने में सफल हो पाएंगी। साथ ही सवाल ये भी कि क्या सपा जो है वो जातिगत सम्मेलनों के जरिए 2012 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। ऐसे ही धारदार सवालों के साथ सपा और भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बहस। तो लंबे समय से जो किसान आंदोलन चल रहा था, केंद्र सरकार के द्वारा बातचीत जो है वो भले ही बंद हो, लेकिन बीजेपी जो है वो संगठनात्मक स्तर से अब किसानों के दरवाजे दरवाजे जाकर किसान आंदोलन के असर को भांपने की कोशिश कर रही है। और न सिर्फ भांपने की बल्कि उसको न्यूट्रल करने की कोशिशें की जा रही हैं। 16 अगस्त से 25 अगस्त तक ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर किसानों के मुद्दे प्रमुख हैं, जहां पर गन्ना भुगतान जो है उसको लेकर विसंगतियां हैं, लोग किसान वहां पर परेशान हैं, उसके सामने चैलेंजेस हैं। तो ऐसे जगह पर बीजेपी के नेता जाकर उन किसानों की जो पीड़ा है उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको योगी सरकार के सम्मुख रखेंगे। आने वाले चुनावी लिहाज से कोई बड़ी घोषणा भी किसानों के लिए संभव है, क्योंकि जिस तरीके से गन्ना किसानों के जो भुगतान है उसका मुद्दा लगातार यूपी की राजनीति में जो है हावी रहता है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। यूपी गन्ना उत्पादकों में सबसे प्रमुख जो राज्य आते हैं उनमें से एक है और एक तरीके से कहा जाए कि सबसे बड़ा राज्य है जो गन्ना सबसे ज़्यादा उपजाता है। वहाँ पर बड़ी एक पर्ची सिस्टम रहता है। उस पर्ची सिस्टम की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा, छोटे किसान हैं खासकर, जिनको कि किसान सम्मान निधि से बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब ये गन्ना भुगतान वाला जो विषय है इसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम दिल्ली से जुड़े हुए बॉर्डर्स पर चल रहा है, उन किसान आंदोलन का असर कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम हो सके। राकेश टिकैत का अच्छा खासा प्रभाव वहां पर माना जाता है, तो उस प्रभाव को न्यूट्रल किया जा सके या कम से कम किया जा सके, इसको लेकर बीजेपी लगातार कवायद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रमुख सत्ताधारी दल है समाजवादी पार्टी, जिसकी कई बार सूबे में सरकार रह चुकी है, वो भी अपने 2012 में फुल फ्लैश के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, वो भी अपनी खोई हुई सत्ता को पाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और इसी को लेकर अब वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। इसी के साथ पैरेलली समानांतर रूप से ओबीसी सम्मेलन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर 9 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद 10 अगस्त को फूलन देवी, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद रहीं, उनके गांव में ओबीसी सम्मेलन किया गया। तो जातियों का तालमेल बनाया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को अपने पाले में किया जा सके और उसी के माध्यम से 2022 का रण जो है वो जीता जा सके। तो इस 2022 के चुनावी महासमर में अब जातियां जो हैं वो हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। विकास के मुद्दे कहीं थोड़ा पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, धार्मिक एंगल आ रहा है और जिस तरीके से अब बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है जिसमें सीएम योगी की तरफ से धार्मिक टिप्पणियां की जा रही हैं और वहीं से दूसरी तरफ से काउंटर अटैक आ रहा है, तो ये वार पलटवार और रस्साकसी का दौर जो है वो यूपी चुनाव का जो माहौल है उसको गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें तो इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे पास साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता अजय मीरा पांडे, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं कैप्टन आई सिंह जी।
चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि किसानों की कुछ परेशानियां हैं, किसानों के कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि अभी तक तो 12 दौर की जो बातचीत हुई थी वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। कम से कम इसी बहाने किसानों से संवाद तो होगा। कैप्टन जी। पांडे जी हमने कभी ये नहीं माना है कि किसान के साथ हम नहीं हैं। हम तो शुरू से ही किसान के साथ हैं और किसान के यही लिए हम ये बिल लेके आए हैं। ये इस बिल में अगर देखा जाए तो किसान का ही फायदा है, कहीं से कहीं किसान का नुकसान नहीं। तो हम ये नहीं कहेंगे, कहा हमने कभी भी कि हम किसान के साथ नहीं, हम तो शुरू से किसान के साथ है। मगर बीच में जो सत्यता ये है, जो किसान नेता बने हैं वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली की चारों तरफ की रोड है जो है ना, आज 10 महीने से घेर के बैठे, आम जनता परेशान हो रही है। दिल्ली की कितनी इनके पोटेशन की वजह से, ये रोड को जाम करने की वजह से कम अभी तक 150 करोड़ का जो है ना इंडस्ट्रियल को घाटा लग चुका है। तो ये अगर ये सही किसान होते तो इनके बारे में भी सोचते, क्योंकि किसान कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता है। किसान वाकई में बहुत एक इस देश का एक सम्मानी व्यक्ति होता है। किसान के लिए कोई कुछ कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप उसकी छवि दिखाई देती है। मगर किसान का जो चेहरा लगा के बैठे हैं 10 महीने से, इनको मैं किसान नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये किसान है नहीं। अगर ये किसान होते तो इनके पोटेशन में आपने देखा है कितनी घटिया घटनाएं हुई है, जहां रोज दारू पी जा रही है, जहां एक लड़की पोटेशन में आई उसके साथ बलात्कार हुआ, एक किसान को जिंदा जला दिया गया। तो इसलिए इन मवालियों को मैं कतई ही किसान नहीं मानता हूँ। बाकी जो ओरिजिनल किसान है वो आज हमारे साथ पूरा है, और उसने दिखा दिया पंचायत चुनाव में कि जहां से राकेश टिकैत बिलोंग करते उसमें वो खुद हार गए। उनका कैंडिडेट मात्र 3 वोट लेके आया और बीजेपी का कैंडिडेट 30 वोट लेके आया। तो वहां के किसान ने ये बता दिया कि किसानों का हितैषी कौन है और कौन नहीं है। तो ये किसान अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा अच्छा बुरा कौन सोच सकता है, और इनके बारे में सब दुनिया जान चुकी है। सारे देश के किसान जान चुके हैं कि राकेश टिकैत हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, ये सिर्फ अपना वोट बैंक किसानों में ढूंढ रहे हैं, और इनका किसानों का कोई सरोकार नहीं है। और न ही किसान से अगर सरोकार होता तो इसी कांग्रेस ने इस देश पर 70 साल राज किया है। आप देखिए 50 साल कंटिन्यू सिर्फ कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार का शासन रहा है। क्यों नहीं वही किसानों को आपने किया? आपकी अब तो किसानों की सही पूछो, बड़ी समस्या होना ही नहीं चाहिए थी। जिस एक परिवार ने 50 साल शासन किया हो और वो आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं 7 साल में, जो हमने 7 साल में जो किसानों को दिया है, अगर ये 50 साल में दे दे। ठीक है कैप्टन जी, यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सवाल का जवाब लेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब जातियों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान समाजवादी पार्टी से अजय मीरा पांडे और बीजेपी से कैप्टन आई सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। अजय मीरा जी, पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अजय जी तक अभी आवाज नहीं जा रही है, उनकी ऑडियो करेक्ट करेंगे। आपके ही पास आते हैं कैप्टन आई सिंह जी। जब तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब जातियों की कवायद शुरू कर रही हैं, आपने भी तो ओबीसी को लेकर ऐन चुनावी वक्त पर आकर ऐलान किया है। आपको क्यों ना कहा जाए कि आप भी चुनावी लिहाज से अब जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और जातिगत तुष्टीकरण में आपकी भी भागीदारी होने लगी है? नहीं पांडे जी, हमारी कभी जातिवाद से कोई वो नहीं, सरोकार नहीं रखता हूं मैं। मेरा तो सिर्फ एक ही नारा है जो आपने सुना होगा, जो हमारे नेता ने दिया है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम तो अब जो विकास करते हैं अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की हमारी भर का प्रयास होता है और उस तक पहुंचाता हूं। इस तरह से आपने देखा होगा कि हमने 8 करोड़ से अधिक जो है ना रसोई गैस चूल्हे बांटे। हमने जाति देखकर नहीं बांटे हैं,
हम खाद्यान्न 80% हिंदुस्तान की जनता को फ्री खाद्यान्न बांट रहे हैं। हम जाति देख के नहीं बांट रहे। हमने जब शौचालय बनाए तो हमने किसी जाति देख को शौचालय नहीं दिए हैं, जिसको जरूरत है सबको दिए हैं। तो हमारा विकास जन जन के लिए है, किसी जात के लिए नहीं है। जातिवाद तो ये लोग हैं जो आज चुनाव देखते ही अपना वोट बैंक साधने के लिए और जाति मजहब के लेके जो है ना जगह जगह कहीं इनके सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं मीटिंगें हो रही हैं। हम इनमें विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की सारी जनता 135 करोड़ जनता हिंदुस्तान की वो हमारी है, हमसे कोई अलग नहीं है। इसलिए हम किसी जाति विशेष को लेकर नहीं करते। और आपने जैसे कहा ओबीसी बिल लेके आए, तो ये बिल बहुत दिनों से इस पर चर्चा थी, बहुत दिनों से चल रहा था इसका, तो इसको जो है ना अभी चर्चा करके लेके आए। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हम अभी लेके आए, ये तो बहुत पहले से था और इसको आना ही था। अभी नहीं आता, थोड़ा आगे आता जरूर, क्योंकि जिस हिसाब से ओबीसी की जनसंख्या है उस हिसाब से इस बिल को लाया गया है। तो पांडे जी, हमारी सोच एकदम आम जनता के साथ है, आम किसान के साथ है, आम गरीब के साथ है। बाकी हम किसी जाति के साथ नहीं। जाति हमारी, सब जातियां हमारी अपनी है। जैसे हाथ में 5 अंगुली होती है, तो अगर एक को भी आग चोट लग जाए तो दर्द बराबर ही होता है। तो उसी तरह से हिंदुस्तान की सारी जनता हमारी अपनी है। किसी भी समुदाय के इंसान पे अगर गरीब है या कोई परेशान कर रहा है किसी तरह से, तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये हमारी सोच है। शुरू से हमारे नेता का यही नारा है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी भाई और गृह मंत्री मतलब यही कहते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, देश के कोना कोना हमारा अपना है। ये मेरा कहना है पांडे जी। मैं जो है ना कभी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। जातिवाद वाले ये है जो जातिवाद में चले थे। आप देखिए ना, कांग्रेस ने जिस दिन देश का बंटवारा हुआ था उसी दिन जातिवाद के बीज बो दिए थे। शुरुआत करी थी कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, जहाँ धारा 370 और 35A लगा के और वहाँ ऐसे बीज बोए थे कि 70 साल हमारे देश की जनता ने वो जहर के बीज जो बोए थे आज दिन तक भोगे हैं। और ये सत्यता है, अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो धारा 370 और 35A हिंदुस्तान में कोई हटाने वाला नहीं था और जम्मू कश्मीर में इसी तरह होता। अब मैं आपको थोड़ा पांडे जी और गहराई से ले जाऊंगा। ठीक है, आते हैं कैप्टन जी। हमारे साथ सपा नेता अजय मीरा पांडे जी जुड़ गए हैं। अजय जी, आवाज आ रही है अब? हेलो। हाँ, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ पांडे जी, अब मिल पा रही है आवाज। तो अजय जी, आप ये जो ब्राह्मण सम्मेलन करके, ओबीसी सम्मेलन करके आप जातिगत तड़का लगा रहे हैं। आप तो विकासवादी पार्टी होने की बात करते थे, आपने एक्सप्रेस बना दिया, आपने डायल 100 दे दिया, आपने ये दे दिया, आपने वो दे दिया, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। बात हो रही है तो ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं, कहीं परशुराम जी की मूर्ति की बात की जा रही है और कहीं पर बात की जा रही है कि ओबीसी सम्मेलन होगा। पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हम पर यह आरोप लगा रही है कि हम ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं या विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, अगर आप धरातल पर देखें तो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, जिसे क्रांतिकारियों की धरती भी कहते हैं, वहाँ पर जलालाबाद में उनके जन्म स्थान का बहुत ही पौराणिक और महत्वपूर्ण स्थान है, जो पूरे देश के ब्राह्मण समाज के लिए एक आस्था का केंद्र है। हमारी ही सरकार जब 2012 में रही, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ही उस वक्त उस जन्म स्थल के पुनर्निर्माण और उसके नवनिर्माण के लिए 30 लाख रुपए अवमुक्त किए थे उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की चीजें आज उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़ों या विभिन्न प्रकार के स्तरों पर हो रही हैं, हमने तो हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय को लेकर के समाजवादी विचारधारा का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया उत्तर प्रदेश में। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज के समय में जो उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति का जो स्पष्टीकरण दे रही है भाजपा, तो आप मुझे बताइए कि किसानों को भी आप गलत ठहरा रहे हैं। क्या अपने जायज हकों के लिए लड़ना उचित नहीं है? विभिन्न वर्ग, धर्म, संप्रदाय अपने हकों के रक्षण संरक्षण के लिए लड़ते चले आए हैं सदैव। भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसानों के हितों की मांग को अनसुना कर तानाशाही हठधर्मिता पूर्ण रवैया अपनाना, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए
कि चीनी मिलों का मामला जैसे आप अभी कह रहे हैं, तो गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के अंतर्गत 15 दिनों के भीतर गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश के किसानों का किए जाने का प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले से है। और अगर 15 दिन के भीतर उन गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल 15 दिनों के बाद उसको उतने ही ब्याज प्रतिशतता के दर से आपको वापस करने का आदेश है। तो कहां गन्ना किसानों की समस्याओं का भुगतान हो रहा है? आज पिछले 8-9 महीने से किसान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अपने वापस जवाब लेंगे, आपके इन सवालों का जवाब लेंगे कैप्टन जी से, लेकिन एक सवाल तो आपसे भी है। आपने कहा कि आपने उस धार्मिक स्थल के लिए 30 लाख रुपए दिए। सर 30 लाख रुपए में आपने ब्राह्मणों को खरीद लिया? 30 लाख रुपए में आप भगवान को 30 लाख रुपए अर्पण करके आज अगर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो क्या आपको लगता है? नहीं पांडे जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ इस प्रश्न का ये उत्तर दिया आप सर उस समय सरकार में थे जिस समय आपने 30 लाख की बात की। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। अगर अखिलेश जी चाहते तो उसको धार्मिक पर्यटन स्थल का रूप दे सकते थे, लेकिन 30 लाख रुपए देकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। सर नहीं, लेट मी फिनिश पांडे जी। मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करती। माननीय नेताजी के समक्ष ये मांग पहुंची, तत्काल प्रभाव से उन्होंने भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस को अवकाश के रूप में घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महापुरुष कह करके उनका अपमान किया और उनके उस अवकाश को समाप्त किया। आपसे मैं जानना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं। ब्राह्मण समाज यहाँ कोई राजनीतिकरण की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस को अवकाश के रूप में घोषित किया तो महापुरुष की संज्ञा देना ये कहाँ का न्याय है? ब्राह्मण समाज इस प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी से चाहता है। और रही बात 30 लाख रुपए देने की, जैसा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उस वक्त पहुंचा उन्होंने दिया। कार्य योजना में हम रहे कि उसका नवनिर्माण पुनर्निर्माण कराएंगे, लेकिन उसके बाद सरकार चली गई। आज भी माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी की पूरी आस्था भगवान परशुराम जी के प्रति, ब्राह्मण समाज के प्रति है। और हम इस कार्य योजना को अभी मैंने 1 अगस्त को आपके संज्ञान में मैं अवगत कराना चाहता हूं। इसी 1 अगस्त को मैंने भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली का जो है अवलोकन किया। मैं वहां गया, मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों की बात उठाई और वहां से हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा भी है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम राजनीतिकरण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये आरोप लगाना विभिन्न दलों के द्वारा कि ब्राह्मणों के हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, हर वर्ग हर पार्टी सम्मेलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग हर पार्टी करेगी। अगर 20 से ऊपर, चलिए ठीक है, आपके इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो चुनाव आया और राजनीति का तड़का लाया, इसी विषय पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कैप्टन जी आरोप अजय पांडे जी ने लगाए आप पर, उनका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन उसी के साथ आप कहते हैं कि आप जातिगत चीजों पर जो है वो ज्यादा फोकस नहीं करते। आपके सांसद हैं संघमित्रा मौर्य जी, बदायूं से सांसद हैं। उनके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो उन्होंने सदन में कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नहीं पांडे जी, उन्होंने क्या कहा है वो मुझे जानकारी नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं आया। ओबीसी बिल पर जब चर्चा हो रही थी तब संघमित्रा मौर्य ने इस बात का समर्थन किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसको लेकर नीतीश कुमार जो कि आपके पार्टनर हैं बिहार में, वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब आपकी बीजेपी में आपकी सांसद जो महोदया हैं वो भी इस बात को लेकर बात कर रही हैं। तो क्या उनका बयान बीजेपी का बयान नहीं माना जाएगा जबकि वो सदन के अंदर दिया जाए? नहीं पांडे जी, मैं वही कह रहा हूँ कि उनका बयान मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं उससे स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूँ। बाकी ये जातिगत के जनगणना के लिए माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ये तो हजारों बार कह चुके हैं कि जातिगत होना चाहिए। इनका तो पहले ही जातिगत पे है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, मगर हमारी पार्टी में कोई जातिगत के लिए बिल्कुल नहीं कहता है। अगर किसी ने कहा है तो मेरे संज्ञान में नहीं, अगर संज्ञान में होता मैं जरूर जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन जो अंशु पांडे जी ने, अजय मीरा पांडे जी ने जो बात कही
कि वो भी वहां पर जा रहे हैं, परशुराम जन्मस्थली पर होके आए हैं। इससे पहले आपके जब पर्यटन मंत्री थे महेश शर्मा जी, वो भी होके गए, लेकिन कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। नहीं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, परशुराम हमारे भगवान हैं। परशुराम जिस तरह से राम थे रामायण में, उसी तरह से परशुराम रामायण में थे। ये दोनों ही हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं। हम इनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इन्हीं की संतान है। हिंदुत्व जो है ना, जो सनातन है, वो इन्हीं की संतान है। तो इसलिए हम ये चीजें तो कह ही नहीं सकते कि हम इनसे अलग हैं। बाकी ये समाजवादी नेता है। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा, आज ये परशुराम का नाम ले रहे, 5 साल आप इनकी जब सरकार रही, ये 30 लाख जो इन्होंने दिए, ये बार बार उसका गाना गाते कि हमने 30 लाख दिए, हमने 30 लाख दिए परशुराम उसके लिए। मगर इनसे पूछिए हज हाउस के लिए कितने करोड़ दिया था इन्होंने, जो है ना ये कब्रिस्तान बनाने के लिए कितना करोड़ दिया था। एक मंदिर को 30 लाख दे के पीछा छुड़ा रहे। और पिछली जब इनकी सरकार थी समाजवादी की, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, 20% मुस्लिम इनके मंत्री थे। ब्राह्मण कितने परसेंट थे, ये बताएं हमें कि कितने परसेंट इन्होंने ब्राह्मणों को बनाया था। मगर 20% मुस्लिम जरूर बनाए थे। तो आज इन्हें ब्राह्मण याद आ रहे हैं, तो आज इन्हें ब्राह्मण याद आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हो सकता है ब्राह्मणों के सहारे नैया पार हो जाए। मगर जो समझदार बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, वो कते ही समाजवादी के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि समाजवादी कोई पार्टी थोड़ी है, वो तो परिवारवादी पार्टी है। उसी में सब कुछ रहना है, बाहर वालों को कुछ नहीं मिलना है। मैं तो इन प्रवक्ता जी को भी कहना चाहता हूँ, जो पांडे जी समाजवादी की तरफ से आए, कि आप खूब मेहनत कर लो, आपको हासिल कुछ होने वाला नहीं है, मिलेगा उनके परिवार को ही। क्योंकि आप देखिए, एक समय वो था, इस परिवार में 30 से अधिक सांसद विधायक थे, और मंत्री भी सब इनके परिवार के थे। और निगमों के जो पद थे, वो इनके रिश्तेदारों को, इनके नातियों को, इनके भतीजों को। तो ये परिवारवादी पार्टी है। ये क्या बात करेंगे, ये बीजेपी के लिए क्या, बीजेपी पे क्या ब्लेम लगाएंगे? बीजेपी के साथ आप बताइए, एक भी जो है ना अध्यक्ष हमारा कभी दोबारा रिपीट हुआ हो। एक बार जो बन गया, चुनाव दोबारा होता है, दूसरा बनता है। इनके यहाँ बाप पहले अध्यक्ष थे, अब बेटा अध्यक्ष है। पहले बाप मुख्यमंत्री था, अब बेटा मुख्यमंत्री की कोशिश कर रहा है, एक बार रह चुका है। तो ये समाजवादी पार्टी ये कहे कि हम समाज को, ठीक है, इसका जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल चल रहे हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। Says, as Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. तो वापस मुद्दे पर लौटते हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं हम जातिगत तड़के की, जो यूपी की राजनीति में फिलहाल दिखाई दे रहा है। अजय पांडे जी, जवाब दीजिए उनके सवालों का, कि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बात करती है समाजवाद की, लेकिन असल में प्रैक्टिस होती है परिवारवाद की। जी, ऐसा है। ये आरोप पूर्णतः मिथ्या है। प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं वो नितांत मिथ्या है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं रहा जिस कार्य क्षेत्र में समाजवादी सरकार ने कार्य न किया हो। मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कौन से क्षेत्र में आज इन्होंने कीर्तिमान बनाया? जनपद शाहजहांपुर आ जाइए महोदय, आपकी बात जब चल रही थी तो मैं सुन रहा था। अरे जब आप बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था, तो लेट मी फिनिश। देखिए, नहीं, मेरा तर्क सुनिए। मुझे ये बताइए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में आप कह रहे हैं जातिगत मुद्दों पे हमारे यहाँ इतने % मिनिस्टर मुस्लिम कम्युनिटी से रहे। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं रहा जिसको माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी ने समाजवादी सरकार में प्रतिनिधित्व बना दिया हो। ये आप तर्कों के साथ निकाल लीजिए। चाहे ब्राह्मण मिनिस्टर हो, माता प्रसाद पांडे जी हमारे यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मनोज पांडे जी हमारे यहाँ मिनिस्टर रहे, अभिषेक मिश्रा जी हमारे यहाँ मिनिस्टर रहे। आप कैसी बात करते हैं सर? दूसरी चीज ये शिक्षा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, एजुकेशन का विषय हो, बालिका शिक्षा हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बने। जनपद शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती से मैं बिलोंग करता हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे मॉडल GGIC
जनपद शाहजहांपुर में हमारे प्रयासों से अखिलेश सरकार जी के सहयोग से बना है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार कोई भी ऐसा बालिका शिक्षा का विद्यालय नहीं बना पाई जो मॉडल जीजीआईसी हो। विधानसभा में सर्वाधिक बजट से प्राप्त जीजीआईसी शाहजहांपुर समाजवादी सरकार की सबसे बड़ी कन्या विद्यालय की उपलब्धि है। आप मुझे बताइए। लेकिन एक चीज मिस कर गए आप अजय मीरा पांडे जी, आप एक चीज मिस कर गए, जो उन्होंने इनडायरेक्टली आपको एक तरीके से प्रपोजल दिया कि आप ये सब करते रहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में से आपको हासिल कुछ नहीं होगा, वहां सिर्फ एक परिवार विशेष के लिए ही सब कुछ है। तो एक तरीके से जिस तरीके से तोड़फोड़ चल रही है, अभी कांग्रेस से जितिन प्रसाद को शामिल किया गया, एक तरीके से ऑफर है आपको ये। मैं इनका ऑफर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं। हम लोग सोशलिस्ट लोग हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान साहब को मानने वाले हैं। मैं क्रांतिकारियों की धरती से प्रवक्ता महोदय बिलोंग करता हूं। एक शेर के माध्यम से आपके इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से ये पंक्तियां लिखी गई हैं कि सताए तुझे कोई बेवफा बिस्मिल, कभी तो मुंह से कुछ ना कहना, बस आह कर लेना, हम शहीदे वफा का दीनो ईमा और है, सजदे करते हैं हम सिर्फ पांव पर जल्लाद के। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हम लोग इस मिट्टी का बहुत सम्मान करते हैं। समाजवादी सरकार के उपरांत भी बसपा सरकार में हम लोगों ने बहुत उत्पीड़न झेले, बहुत प्रकार के हम लोगों ने दंश झेले, लेकिन आज भी छात्र जीवन से आज तक हम लोग समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं सर, मुझे ये बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धि है? आज तक आपके एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी ऐसा कार्य उत्तर प्रदेश में किसी मॉडल स्कूल से रिलेटेड कर पाए हो तो मुझे बताइए। जितने मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश जी ने प्रस्तावित करके अपनी सरकार में बनाए, उन प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों का आप उद्घाटन कर रहे हैं। चाहे पुलिस मुख्यालय की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल के डिपार्टमेंट्स की बात हो, हमने हर क्षेत्र में बच्चों को आगे पढ़ाने का, लैपटॉप देने का, उनके शैक्षिक स्तर में सुधार का व्यापक प्रबंध समाजवादी सरकार में किया। रही बात जातिगत चीज की, तो आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में पहली बार जातिगत चीजों के आधार पर अपने केंद्रीय मंत्रियों का परिचय कराया। भारत की आजादी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ सर कि भारतवर्ष के माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी, कोई भी इतने प्रधानमंत्री रहे हो जिन्होंने इस जातिगत चीज को इन द हाउस रेज्ड किया हो। ठीक है, तो जवाब लेंगे अजय पांडे जी। आपने कहा कि लैपटॉप दिए गए, लेकिन ये तो उस समय की पूरी यूपी की जनता जानती है कि उन लैपटॉप को चार्ज करने के लिए बिजली कितनी आती थी। खैर, कैप्टन आई सिंह जी, ये लोग तो आज कोरोना पीरियड में आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का आदेश तो दे दी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए बच्चों के पास ठीक है, आते हैं दीदी आपके पास। हमारे लैपटॉप पर प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, आते हैं बताइए कैप्टन आई सिंह जी। पांडे जी, इनके जो है ना नेता, कभी मुलायम सिंह, कभी अखिलेश मुख्यमंत्री 3-4 बार रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश की ये हालत थी कि मैं भी जो है ना नेताजी के गांव के आसपास से ही बिलोंग करता हूं। अब दिल्ली में रह रहा हूं, बात अलग है। हमने उन गांव में लाइट नहीं देखी थी। अभी योगी राज्य में उन गांव में लाइट के खंभे गड़े और लाइट गई है। लोग बड़े खुश हुए। जहाँ जो है ना सेपई, जहाँ मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है, उनका गाँव है, वहाँ आस पास के गाँव में लाइट नहीं थी। हम इनसे पूछना चाहेंगे, साहिल पांडे जी को, प्रवक्ता जी को जानकारी नहीं होगी। मैं वहाँ की वो जानकारी बता रहा हूँ जो इन्हें शायद कभी जानकारी हो भी नहीं सकती। और गुंडा राज तो इस तरह से वहाँ व्याप्त था कि शाम के टाइम अगर एक दुकानदार छोटी सी दुकान चला रहा है और 5 बजे से पहले अगर वो घर नहीं पहुंचा तो वो सही सलामत घर नहीं पहुंचा था। ये घटनाएं मैं सेपई की बता रहा हूँ, सेपई में होती थी। बाकी तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो हाल था वो तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया कितनी परेशान थी गुंडा राज से। तो उस दुकानदार से ये कहा जाता था कि कितना लाया कमा कर निकाल, चल रास्ता पकड़। ये हालातें थी जो हमने आज वहाँ एक साफ सुथरा शुद्ध शासन दिया है। आज बहू बेटियां जो है ना रोड पे खुले आम चलने को जो है ना परेशान नहीं है। इनके शासन में बहू बेटियां घर से निकलने में डरती थी कि पता नहीं रास्ते में हमारे साथ क्या हो जाएगा, और जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती थी उनके माँ बाप इस चिंता में डूबे रहते थे कि क्या हमारी बेटी गई है तो सही सलामत घर वापस आएगी। ये तो इनका शासन था। और जितने चंबल के डकैत थे वो खुले आम वो लोगों की पकड़ करते थे और उसकी
उगाही में हर एक जगह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नेता इन्वॉल्व होता था। तो ये इनकी पार्टी का चरित्र रहा है उत्तर प्रदेश में। ये बात कर रहे हैं हमने महापुरुषों को, कितने महापुरुषों को आपने सम्मान दिया है, आप दुनिया भूली नहीं है। राम जन्मभूमि पे तुम्हारे नेता मुलायम सिंह ने खुलेआम हजारों जो है ना कार सेवकों को गोली से उड़वाया था। आज आप ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मठों मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण थे जिनको आपने गोली से उड़वाया था। और मुलायम सिंह का उसके बाद आता हूँ आपकी बारी पर आता हूँ। और इनका स्टेटमेंट क्या था कि अगर हमें जो है ना मुसलमानों को विश्वास में लेने के लिए इतने ही और मारना पड़ेंगे तो हम मरवा देंगे। ये इनके नेता के शब्द थे। हजारों ब्राह्मणों पे गोली चलवाने वाले, गोलियों से भुनवाने वाले आज कहते हो हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं। तो दुनिया जानती है कि आप कितने हितैषी हो, कितने आपने महापुरुषों को सम्मान दिया है। इनका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक भाई मुस्लिम यादव भी पूरा इनके साथ में नहीं है, मुस्लिम भी पूरा साथ में नहीं है। सिर्फ जो जातिवाद देखते हैं वही इनके साथ में है। आज पढ़ा लिखा मुसलमान सब जो है ना बीजेपी के साथ में खड़ा है। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं कैप्टन जी, जवाब लेते हैं। आपने बड़े आरोप लगाए, लेकिन आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। भी पंचायत चुनावों के दौरान वो तस्वीर सबने देखी जब एक महिला की सरेआम सबके सामने पुलिस खड़ी देख रही थी, उसकी साड़ी खींची जा रही थी। और ये भी देखा कि पुलिस अधिकारी फोन पर वो वीडियो वायरल हुई जो कह रहा था कि सर ये बीजेपी के गुंडे आए हैं बम लेकर। ये भी देखा। लेकिन हाँ, मैं ये मानूंगा इस बात को कि कई अपराधी जो है वो गले में तख्ती टांग कर थाने पहुंचे, ये चीज भी थी। लेकिन अजय जी, आप बात कर रहे थे, इससे पहले आप इनके आरोपों का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने बात की थी विकास से रिलेटेड चीजों की, आपने बात की थी बिजली की। सर बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। मैं जहां से आता था वहां पर एक हफ्ता लाइट आती थी दिन में, रात में गायब रहती थी, फिर उसके बाद हफ्ता चेंज होता था, फिर आती थी रात में, वो भी रात के 11 बजे, सुबह 4 बजे फिर चली जाती थी। उन हालातों में वहां के लोगों ने पढ़ाई की है सर। ये आलम था आपकी सपा की सरकार में। अजय जी नहीं, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूँ अपने इतने वर्ष के कार्यकाल में कितने थर्मल प्लांट इन्होंने लगाए। समाजवादी सरकार में सर्वाधिक थर्मल प्लांट लगे। दूसरी चीज, आप अगर इटावा सैफई की साइड से बिलोंग करते हैं सर, तो मुझे बताइए पूरी सरकार आपकी सर्वाधिक हमेशा यही आरोप लगाती रही कि हर प्रकार की सुविधाएं सिर्फ सैफई में समाजवादी सरकार ने कर दी। फिर अब आप इतने थर्मल पावर लगने के बाद भी सिर्फ सैफई के अलावा और कहीं बिजली क्यों नहीं पहुंची? तो ये इनकी नीति निर्धारण पर निर्भर करता है। जब इन्होंने केंद्र में बिजली से जो पॉलिसीज तय की हैं, स्टेट और सेंट्रल पॉलिसीज के गवर्नेंस पर ये जो बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं। अब आपके इस जवाब से जनता कितना खुश होगी ये तो जनता बताएगी आपको। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपी चुनाव में राजनीतिक तड़के को लेकर। जिस तरीके से जातिगत तुष्टीकरण का खेल शुरू हो गया, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हम बहस कर रहे हैं। अजय पांडे जी, आपने बात कही थी कि आपके कार्यकाल में सर्वाधिक थर्मल पावर लगाए गए। सैफई के लिए, आपके इटावा के लिए, इसके लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार नहीं थी। बाकी पूरे राज्य के जो अन्य शहर हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार थी। केंद्र की सरकार इतना सौतेलापन कर रही है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। SGPGI सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान है, कैटेगरी में, ग्रेड में है। आज बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने वहां सौतेला व्यवहार करते हुए उसके बजट में जितनी कटौती की, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने जो सौतेला व्यवहार किया, आपके साथ बदला लिया जा रहा है? नहीं, हमारे जो आपने किया वही ये कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि सौतेला व्यवहार आपने किया था? नहीं, माननीय नेताजी ने, पांडे जी, सैफई के आसपास के क्षेत्रों के, अलीगढ़, कानपुर, आसपास के जिलों के लोग SGPGI सैफई में समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए आते हैं। आज सरकार ने वहां पर बजट की कटौती करके आम जनमानस के ऊपर जो कुठाराघात किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी चीज, महिलाओं के अत्याचार के संबंध में जो प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, हमारी सरकार के कार्यकाल में 1090 जैसी एक उच्च स्तरीय व्यवस्था महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए लागू की गई। आज इनकी सरकार में कौन सा महिला ऐसा पोर्टल है
ठीक है। व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर दिया समाजवादी सरकार में, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था, आपने नंबर चेंज कर दिया। भारतीय जनता लेकिन जी एक सवाल और भी पार्टी उठता है, सिर्फ आप लोग तर्कसंगत कहते हैं, विषयों आपकी पे तरफ से बात बार कर बार रही है। दावे किए जाते हैं कि आप जनता के साथ हैं, बार बार कहते हैं कि साइकिल वापस आएगी, 22 में बाइसाइकिल। लेकिन अगर बाइसाइकिल देखी गई, आपके जो भैया जी हैं अखिलेश यादव जी, वो देखे गए तो मैदानता में 2-2 बार आजम खान जी के साथ देखे गए। लेकिन कोरोना काल इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी बदइंतजामी उत्तर प्रदेश ने देखी, किस जिले में दिखे? हर जगह समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हर जगह कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षा, भोजन और उनके रहन सहन की व्यवस्था का इंतजाम किया। सारे अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा, कई चैनल्स ने हमेशा दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय ठीक है। जनता पार्टी की सरकार से, हजारों करोड़ रुपए से अपनी व्यवस्था करने के उपरांत जो देश के मजदूर पैदल चले, जिनकी मृत्यु हो गई अपने घर के आगमन तक, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? है, दूसरी कैप्टन जी, चीज जवाब पांडे जी, दीजिए। लेट मी फिनिश। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है पांडे जी, कि मैं जो आपको बताना चाहूंगा, प्रवक्ता ये महोदय कह सोनिया रहे गांधी हैं, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में जो हमारी सरकार ने कार्य किए, उसके लिए तो गिना दें कि महिला हेल्पलाइन किसने दी, 1090 किसने दिया? यादव ने क्या कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, उसको लगवाओगे गलत तो जो है तरीके ना से आप लोगों ने कहा, लापरवाह वो हो गलत जाएंगे। तरीके से आप लोगों ने इस तरह कहा। की मानसिकता रखने वाले कहते हैं ये हमने गलत कोरोना है। में सहायता करी है, एक घर से बाहर नहीं निकले, कहीं दिखाई नहीं दिए, इस तरह के ये लोग ये हैं। गलत तरीके मैं से जानना चाहता हूं बयान को कि पेश आपने किया ये गया। क्यों उन्होंने कहा कभी था ऐसा नहीं कहा। वो देश के वैज्ञानिकों का बहुत सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी कभी देश आते के जी, आते किसी हैं। आपकी बारी पे आप अभी कह रहे थे समाजवादी कि गुंडागर्दी जब न आप दिखाएं बोलेंगे आप। तो ये नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है कैप्टन जी। जब वैक्सीन बीजेपी ने नहीं बनाई थी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने रातों दिन की मेहनत करके और मात्र 9 महीने में दूसरे देश ला भी नहीं पाए थे। हमारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और 9 महीने के अंदर वो वैक्सीन ले आए देश के लिए। तो इनके नेता ने उसके ऊपर भी राजनीति करी, उस पर भी ये नहीं चूके कि बोले ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे। तो इन्होंने जो वैज्ञानिकों के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया, उनकी मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश की। और बात भी सही है, जब एक पार्टी का मुखिया नेता अगर इस तरह का संदेश जाता है तो ये आम जो है ना लोगों में जो उससे जुड़े हुए हैं वो इसमें अमल करते हैं। इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने वैक्सीन का बहिष्कार किया। अगर हमारे महोदय ये भी तो बताइए, डॉक्टर जो ये लगाने भी जाते बताइए, थे, आप तो ये ये बात गाँव कह रहे हैं। आते थे। आते पूरा अरे मौका दूंगा आपको। सुने, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं फिर मैं ऐसा बीच में बोलूंगा ठीक कि है। आपको बोलने नहीं दूंगा, हाँ, ध्यान नहीं। रखना। ठीक है कैप्टन जी, मैंने तो शांत करा दिया ये जब वहाँ पर मेडिकल स्टाफ वैक्सीन लेके गांव में जाता था, लोग भाग जाते थे, यहाँ तक कि नदियों में कूद जाते थे। तो ये असर अखिलेश यादव का ही था, जिन्होंने कहा था कि ये वैक्सीन लगाने लायक नहीं है। तो ये इस तरह का झूठ फैलाने वाले लोग हैं। कोरोना में भी इन्होंने झूठ फैलाया, महामारी में भी झूठ फैलाया, और भी अपने आप को बोलते हैं कि हम कोरोना में सहायता कर रहे थे। दुनिया जानती है कि तुम किसी की सहायता नहीं। अब जो कह रहे हैं कि सेपई की, अब मैं पांडे जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं सेपई के नजदीक का हूँ कि इटावा डिस्ट्रिक्ट है जो आज बरसों पुराना है, और सेपई एक गांव हुआ करता था, गांव जिसमें सिर्फ भैंसें वहां आसपास घूमती थी और कुछ नहीं था। एक मैनपुरी इटावा रोड जाती थी तो सिंगल रोड थी। जितना भी विकास अगर उत्तर प्रदेश का हुआ है तो सिर्फ सेपई गांव में हुआ है। आज वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज वहाँ बड़ी बड़ी लैबें बनाई है और बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनाए हैं। तो एक परिवार का विकास किया गया है सेपई में, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। आसपास के लोग तो वहाँ भटक भी नहीं पाते। पूछ तो लीजिए। ये ठीक है इन्होंने कैप्टन क्या सिंह जी, विकास किया आप कहते हैं कि मुझे ये उन्होंने बताइए सिर्फ एक सर। गांव का विकास किया, लेकिन सर, मुझे ये आदर्श बताइए। सांसद ग्राम योजना करके आपकी एक योजना आई थी, आपको भी किसी ने नहीं रोका था। एक गांव का चुनाव करने की बात आपसे नहीं, कही गई इससे मैं थी, ये आप भी पूछना वो चाहता हूं, विकास कर पांडे सकते जी, थे। आता हूँ पांडे कैप्टन जी, आता हूँ आपके पास, आता हूँ वापस आता हूँ। अजय जी जवाब दीजिए। कैप्टन जी आता हूँ मैं आपके पास, पूरा मौका दूंगा। मैं ये पूछना चाहता
चाहता हूँ हाँ, अजय जी। महोदय से कि जो ये कह रहे हैं सैफई में मेडिकल कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्टेडियम है, क्या उसमें सैफई परिवार के ही लोग पढ़ते हैं? उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए स्टूडेंट्स उसमें अपनी शिक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, इंटर्नशिप करने कहने वाले का हो, मतलब स्पोर्ट्स यह है अजय कॉलेज हो। जी कि एक सत्ता का केंद्र मतलब सेंट्रलाइज कर दिया गया, सिर्फ सफाई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं कि उत्तर प्रदेश में और भी शहर हैं। चाहता हूं जो बात ये कही जा रही है। बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चाहे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री हो, जब ओथ लेता है, शपथ लेता है, तो उसमें ये शब्द वर्णित होते हैं कि मैं हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय को अक्षुण्ण रखूंगा। आपकी सरकार अगर ये कहे, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहें कि मैं होली मनाता हूं, मैं ईद नहीं मनाता हूं, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक समुदाय विशेष के प्रति आप वैमनस्यता की भावना रख के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अगर ये शब्द सर कह रहे हैं तो ये नितांत चिंतनीय और निंदनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश का होता है, हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय की वो कुर्सी होती है। आप अपनी ओथ को अगर मिथ्या कर रहे हैं तो इस प्रश्न पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप तो अजय जी वही बात हो गई, अगर वो कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाते तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अब्बास सुनना पसंद नहीं करते। अभी बयान आया था ना, देखिए वो भी तो एक इस्लाम से जुड़ा हुआ एक संबोधन था, एक शब्द था। आम बोलचाल की भाषा में हम अपने पिताजी को फादर या डैडी बोल देते हैं। अब्बास से क्या आपत्ति हो गई थी? पांडे जी मेरी बात सुनिए, वो दो बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के बीच का वक्तव्य है, उस पर हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं प्रवक्ता महोदय के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं कि जो सैफई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें पूरे प्रदेश के लोग, बल्कि और आसपास के प्रदेशों के लोग भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, चाहे मेडिकल में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे अन्य कॉलेजेस में हो। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अखिलेश जी ने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, ठीक, उसके बाद हमने 1090 जैसी इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं दी कि जिससे महिलाओं को बिना किसी शर्म, बिना किसी संकोच, बिना किसी जो है घबराहट के आप उस पर टेलीफोन से अपनी समस्याओं को कह सकते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था का संचालन हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुआ अब तक। उसके लिए अमेरिका तक ने हमको अप्रिशिएट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अप्रिशिएट किया। मैं जानना चाहता हूं, आज धर्म की राजनीति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो वैमनस्यता का बीज बो रही है प्रदेश में, आज उसके नाम पर विकास कहां छूट गया? आप मुझे जवाब दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या युवाओं के विकास की कितनी पॉलिसीज आपने धरातल पे लागू की? लोग भटकते घूमते रहे कोरोना के पीरियड में, क्या सरकार ने उनके आगमन की या कहीं पर आने जाने की, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था इतनी देर से कोई सोची? बहुत से लोगों ने, निजी स्वयंसेवी संगठनों ने अपने हितों से अपने स्तर से उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई। समाजवादी कार्यकर्ता जितना कर सकते थे निरंतर तब भी कर रहे थे, आज भी विभिन्न स्थानों पर कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे। ठीक है, लगातार आपने 1090 की बात कही, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश को पता होगा जिस तरीके से हाईवे पे आपके ही जिले के, जहां से आप बिलोंग करते हैं, उसी जिले की कलान की रहने वाली एक बेटी के साथ गैंग रेप किया गया था परिवार के सामने, वो भी पता होगा। और बदायूं में, जहां से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाई सांसद हैं, वहां पर 2 लड़कियों को लटका दिया गया था पेड़ पर बलात्कार के बाद। आपको वो भी चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, खैर जवाब लेते हैं कैप्टन जी। सरकार ने एक्शन नहीं लिया क्या पांडे जी? ठीक है कैप्टन जी, ये देखिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का कोई भी धर्म ईमान नहीं। ये बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि सैफई में जो विकास हुआ है, ठीक है, कोई बात, मैं मानता हूं उस बात को। मैं सबसे बड़ी आपत्ति मैं इस बात को करता हूं कि सैफई से इटावा की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है, और इटावा जिस तरह से हमने 50 साल पहले देखा था, इटावा जो है ना, अखिलेश का पूरा कार्यकाल निकल गया, मुलायम सिंह के 2-3 काल निकल गए, मगर इटावा में कोई बदलाव नहीं हुआ। इटावा जैसा था वैसा ही बना था। वो आपकी तो केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकार है सर, आपको कर देना चाहिए था विकास। आपका तो विधायक भी है वहाँ। बोलता नहीं है फिर। तो आप ये देखिए, जितना भी विकास, अगर ये एक जिले में विकास करते तो पूरा जिले की जितनी जनता थी वो अपने जिले का विकास देख के खुश होती और उसका लाभ, उससे लाभान्वित होती। मगर एक गांव का विकास करना, उससे लाभान्वित कौन होगा? सिर्फ एक परिवार, कोई नहीं हो सकता। उससे जो भी बेनिफिट मिलेंगे परिवार को मिलेंगे। तो इटावा योगी जी ने आज आके सुधारा है, जहां आज रोडें भी अच्छी हैं, हाईवे भी वहां से 2 निकल रहे हैं और बहुत कुछ सुधार हुआ है। और योगी जी शिवपाल यादव को भी अपने साथ लाने की सोच रहे हैं, उनको भी सुधारना चाहते हैं। नहीं, ये शिवपाल जी जब इनके साथ में रहे, जब इनके मंत्री थे,
तो शिवपाल का एक उद्देश्य था। पांडे जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आरोप इटावा के विकास के संबंध में प्रवक्ता महोदय लगा रहे हैं, कम से कम नहीं तो तो आज तो केंद्र और प्रदेश में दोनों में इनकी सरकार है ना, इस तरह से इनका कार्य तो चलता इन्होंने वहां का विकास क्यों नहीं मैं सुनिश्चित बताना कर दिया? चाहूंगा। ठीक है। पांडे जी एक चीज और, मैं एक ठीक है, बहुत आखिरी 30 पुरानी सेकंड। बात पुरानी बात आपको बताना चाहूंगा। एक मेरे मित्र थे, एग्रीकल्चर में थे और पोस्टेड थे लखनऊ में, और उनका रिटायर होने का 1 साल समय रह गया था। तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट पे है, चलो अपना, अभी तक तो सरकारी मकानों में रहा हूँ, अपना खुद का घर बना लेता हूँ। तो वहां उन्होंने लखनऊ में एक घर बनाया, थोड़ा अच्छा बनाया, पूरी जिंदगी की जो कमाई थी सारी उसमें लगा दी। तो जब उसकी ओपनिंग हुई तो उसमें, हाँ 10 सेकंड, तो उसमें ओपनिंग में बुलाया किसको, इनके मंत्री जी को, शिवपाल जी को, उस टाइम मंत्री थे और सपा की सरकार थी, उनको बुलाया। तो ओपनिंग करने के बाद जब वहां से मंत्री जी निकले तो उससे क्या बोले कि आपने उद्घाटन करा लिया? बोले हाँ। बोले संजय को चाबी इसकी हमारे पास पहुंचा देना और दूसरा बनाना जाके। उन बेचारों ने उसी टाइम नौकरी। पांडे जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये कहना ठीक है जी, 10 सेकंड। केंद्र और प्रदेश में दोनों में इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत। ठीक है, तो आप बताइए, इटावा को अगर ये बिलोंग करते हैं, वहां से रिप्रेजेंट करते हैं प्रवक्ता महोदय, तो इटावा का विकास केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया? ठीक है, जवाब बता दिया। चलिए, वक्त की कमी है, इस विषय को फिर किसी दिन आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब सियासी राजनीति जो है वो जातियों के ऊपर डिपेंड कर रही है, अब जातियां इससे कितना खुश होंगी और किसको आशीर्वाद देंगी, इसका पता चल पाएगा 2022 के जब रिजल्ट आएंगे। एनबी न्यूज की रहेगी इस पर नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।